गांव की सुलेखा आधी रात को मनमोहन के घर में जाती है। मनमोहन का पूरा परिवार किसी काम से गांव के बाहर गया हुआ था। इसी बात का फायदा उठाकर वो उसके घर पर जाती है और उसके घर से कुछ पैसे चुराकर भाग जाती है। सुबह पूरे गांव में शोर हो जाता है। सुलेखा बहन, तुम मनमोहन के घर के सबसे पास में रहती हो। तुम्हें क्या लगता है ये चोरी किसने की है? आखिर कौन है वो गांव का इंसान जो इतना गलत काम कर सकता है? गांव वालों, इस पंकज ने पैसे चुराए हैं। ये वैसे भी कोई काम तो करता नहीं है, इसे कोई काम भी नहीं देता। इसकी पत्नी अंधी है और बेटी छोटी है। इसे पैसों की जरूरत होगी, इसलिए इसने मनमोहन भाई के बाहर जाने की खबर सुनने के बाद घर में हाथ साफ कर दिया होगा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के घर में चोरी नहीं कर सकता। मेरा यकीन कीजिए। गांव वालों, मेरे पति ने कुछ नहीं किया, उन पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। हो सकता है कि ये सब कुछ सुलेखा ने ही किया हो। खुद के पति पर बात आई तो अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हमारा खानदान तेरे जैसा चोरों जैसा नहीं है। देख क्या रहे हो? इसे मार मार कर इसके परिवार के साथ गांव से बाहर निकाल दो। ये ऐसे तो मानेगा नहीं। पंकज को गांव वाले मार मार कर गांव से बाहर निकाल देते हैं। वो अपने परिवार के साथ जंगल में भटकने लगता है। तभी माया ने कहा, अजी हम कहाँ जाएंगे? गांव वालों ने तो हमें गांव से बेदखल कर दिया है। चलिए ना, राजा जी से मदद मांग कर आते हैं। हाँ, हो सकता है कि वही हमारी कुछ मदद कर दें। अब तो बस उन्हीं का सहारा है। अगर उन्होंने मदद की तो ये गांव हमें अपना लेगा और हमें हमारा घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब पंकज माया और अपनी नन्ही बच्ची को लेकर राजा के दरबार में जाता है। राजा विक्रम उनकी पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं, अगर पूरे गांव ने तुम्हें चोर घोषित कर दिया है तो पूरा गांव गलत नहीं हो सकता और तुम ठीक नहीं हो सकते। तुम्हें पहले ही गांव वालों ने उचित सजा दे दी है, गांव से निकालकर और तुम्हारे साथ मारपीट करके। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें आजीवन कारावास ना दें तो चले जाओ यहाँ से। राजा जी, एक बार बात तो सुन लीजिए। क्या पता ये पंकज ठीक कह रहा हो। नहीं मंत्री जी, एक दो इंसान गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरा गांव नहीं। वैसे भी हम इसे कारावास में डालकर और एक कैदी नहीं बढ़ाना चाहते। मैं चोरी नहीं कर सकता राजा जी, मुझ पर दया कीजिए। ऐसा मत करिए राजा जी, ऐसा मत करिए। पंकज बहुत रोता है, लेकिन राजा को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। इसके बाद पंकज अब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जंगलों में आ जाता है और वहाँ पर आकर एक झोपड़ी में रहने लगता है। अब हम क्या करेंगे जी? राजा ने हमारी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। किसी को भी यकीन नहीं है कि चोरी आपने नहीं की है। अब तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है माया। तुम अपनी बच्ची को लेकर अपने भाई के पास चली जाओ। अजी, आपने ये सोचा भी कैसे? पत्नी का काम होता है हर सुख दुख में पति का साथ देना। फिर मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ जी? नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पंकज बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो अपनी नन्ही सी बेटी मधु के सर पर हाथ रखता है और उससे कहता है, माया तुम परेशान मत हो, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बस तुम हमारी मधु का हमेशा ध्यान रखना। जहाँ सुलेखा पैसे चोरी करके चैन से जी रही थी, वहीं पंकज चोरी के इल्जाम और अपने परिवार को गांव से निकाल देने के सदमे को झेल नहीं पाता और जंगल में नदी के पास खड़ा होकर खुद से कहता है, चोरी का इल्जाम तो मुझ पर है, मेरे परिवार पर नहीं। अगर मैं ही ना रहूं
तो हो सकता है कि राजा या गांव वाले तरस खाकर मेरे परिवार को वापस गांव में स्वीकार कर लें। मैं ये सब कुछ अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूँ। पंकज ये बोलकर नदी में कूद जाता है। उसे तैरना नहीं आता था और अब वो अपनी जान ले लेता है। लेकिन न ही राजा विक्रम को पंकज के परिवार पर दया आती है और न ही गांव वालों को। इसके बाद माया, जो कि अंधी थी, उसके ऊपर अपनी बेटी की जिम्मेदारी आ जाती है। वो जंगल में रहकर जंगली फल फूल खिलाकर अपनी बेटी की परवरिश करती है और उसे गांव वालों से दूर रखती है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ सालों के बाद अब समय बदल चुका था। राजा का महल अब और भी ज्यादा आलीशान हो गया था, लेकिन राजा का हाल वैसा का वैसा ही था, एक नंबर का कंजूस। राजा विक्रम अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे। राजसभा चल रही थी कि तभी मंत्री जी उनसे कहते हैं, राजा जी, हमारी प्रजा बहुत ज्यादा परेशान है। गांव के अंदर अनाज के भंडार खत्म हो गए हैं। अगर आपका आदेश हो तो हम गांव को थोड़ा सा अनाज बांट सकते हैं। पूरा नगर आपकी तारीफ करेगा। तारीफ करने से पैसा नहीं आता है मंत्री जी। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर राजा अपना सारा धन और साधन प्रजा में बांट देगा तो उसके लिए बचेगा ही क्या। मगर राजा जी, अगली समस्या बताओ। अब इसके बारे में और कोई बात नहीं होगी। ये हमारा आदेश है। राजा की बात को सुनकर अब मंत्री जी चुपचाप हो जाते हैं। प्रजा में कोई भी राजा के खिलाफ बोलने के बारे में सोचता भी नहीं था। राजा बहुत ज्यादा कंजूस था। उसकी कंजूसी से उसकी रानी भी बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा विक्रम, हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर भोज करवाना चाहिए। शायद ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें संतान का सुख दे दे। रानी पार्वती, ब्राह्मणों को भोजन करवाने से कुछ नहीं होगा। हमें अगर ईश्वर से संतान चाहिए तो सीधा हमारे महल के मंदिर में ईश्वर से बातचीत करो। ब्राह्मणों को भोज कराने से सिर्फ उनका पेट भरेगा। राजा विक्रम, आप इस राज्य के राजा हैं, फिर भी आप ये किस तरह की बातें करते हैं? इस तरह की बातें करना एक राजा को शोभा नहीं देता है। और हमसे इस तरह से जुबान लड़ाना आपको हमारी रानी होने के नाते शोभा नहीं देता। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए संतान ना होने के बाद भी ना ही हमने दूसरी शादी की और ना ही आपको किसी तरह का कटु वचन बोला। ठीक है राजा जी, जैसा आपका आदेश। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो आपका मार्गदर्शन करे और हमें एक संतान का सुख अवश्य ही प्राप्त करवाए और आपकी कंजूसी को थोड़ा सा कम कर दे। राजा अपनी कंजूसी से बाज नहीं आए। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और मौसम बदलते ही पूरे राज्य में गर्मी का प्रकोप बरसने लगता है। तालाब और कुएं सब कुछ सूखने लगते हैं। गांव की कुछ औरतें एक सूखे हुए तालाब के पास मटका लेकर बातें कर रही होती हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। इस बार की गर्मी ने तो कहर ही ढा दिया है। अब हम क्या करेंगे सुलेखा, ये तालाब भी सूख गया है। आखिर इस बार की गर्मी हमसे क्या चाहती है? इस तरह तो सभी गांव वाले परेशान हो जाएंगे। राजा जी से तो किसी भी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर उनके पिता राजगद्दी पर होते तो गांव वालों के लिए अब तक न जाने कितने तालाब और कुओं का निर्माण करवा देते। तुम्हें पता है, गांव की एक औरत राजा विक्रम से कुछ पैसे उधार मांगने के लिए गई थी और राजा ने साफ साफ मना कर दिया। क्या है? कोई बात नहीं, वो गांव के जंगल की तरफ जो कुआं है वो अभी भी पानी से भरा हुआ है। उसका पानी भी बहुत मीठा होता है। बस कोई भी वहां जाता नहीं है क्योंकि वो दूर है। चलो
थोड़ा दूर है तो क्या हुआ, एक काम करते हैं, वहीं से पानी भर लेते हैं। हाँ हाँ चलो, वहीं से पानी भर कर लेकर आते हैं, क्योंकि वैसे भी बिना पानी के तो गुजारा हो ही नहीं सकता। पर मुझे बुरा लग रहा है ये देखकर कि तालाब में रहने वाले कितने सारे पशु तालाब के सूखने के कारण मर गए होंगे, और पक्षियों का भी तो बुरा हाल होगा जो इस तालाब पर पानी पीने आते थे। ये सब मत सोचो बहन, इस गांव में रहकर अगर हम अपने बारे में बात कर ले वो ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, दूसरों के लिए सोचना उस कंजूस राजा के आगे बहुत ज्यादा मुश्किल है। गांव की औरतें बातें करने के बाद अब और दूरी पर बने हुए कुएं से पानी भरने चली जाती हैं। गर्मी में चलने से उनके पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन परिवार के लिए तो एक औरत संघर्ष करती है। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आता है और राजा से कहता है, राजा जी, मुझ पर दया कीजिए, मुझे कुछ अन्न दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। दूसरे गांव से घूमते घूमते इस गांव आया हूँ कि शायद यहाँ के राजा कुछ मदद कर दें। हमने कहा था तुम्हें साधु बनने के लिए, अगर तुम खुद कुछ काम करते होते तो इस तरह भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती। चले जाओ यहाँ से, कोई धन नहीं है हमारे पास तुम्हारे लिए, चले जाओ। महाराज, ऐसा मत बोलिए, बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। अगर आप गरीब की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसा मत बोलिए महाराज। देख क्या रहे हो सैनिकों, ले जाओ इस साधु को हमारे महल से बाहर, और किसी भी भिक्षा मांगने वाले को हमारे महल में मत आने दिया करो। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? साधु अब दरबारियों के साथ महल से बाहर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते उनसे बोलकर जाता है, याद रखना महाराज, आपने एक साधु का अनादर करके उसे अपने महल से बाहर निकाला है। एक दिन आपको अपनी गलती का पछतावा होगा। आपने आज बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। साधु ये बोलकर महल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन उस दिन के बाद गांव में सब कुछ बदल जाता है। अगले दिन जिस कुएं से गांव के लोग पानी भर रहे थे, उसके पास कई सारी औरतें खड़ी होकर जोर जोर से रो रही होती हैं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? ये कुआं तो सूख गया। कभी भी नहीं सोचा था कि गांव में पानी का एकमात्र रास्ता भी बंद हो जाएगा। सुना है राजा के दरबार में एक साधु भिक्षा मांगने गया था, और राजा ने उसका अपमान करके उसे वहां से भगा दिया, और उसके बाद ये कुआं सूख गया। उस राजा की वजह से प्रजा को ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे, ये हमने कभी भी नहीं सोचा था। अब हम क्या करें? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पशु पक्षी सब मर रहे हैं, परिवार वाले भूख से नहीं बल्कि प्यास से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। पीने के लिए एक बूंद पानी भी घर में नहीं है। गांव के अंदर हर कोई रोए जा रहा था, क्योंकि पानी की समस्या ने सबको परेशान करके रख दिया था। वहीं जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में मधु अपनी माँ माया के साथ रहा करती थी। लोगों के रोने की आवाज सुनकर माया ने मधु से कहा, मधु, लगता है गांव में कोई चल बसा है। देख, बाहर से कितने लोगों के रोने की आवाज आ रही है। जा जरा देखकर तो आ, माजरा क्या है। मैं तो अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती हूँ। माँ, अगर गांव में कोई चल बसा होता तो ये लोग गांव में रोते। हमारी झोपड़ी तो जंगल के बीचों बीच बनी हुई है, ये लोग जंगल में आकर क्यों रो रहे हैं? माँ मेरी बच्ची, ये भी तो तभी पता चलेगा ना जब तू जाकर देख कर आएगी। अब देरी मत कर, मेरा दिल ना बहुत जोर जोर से घबरा रहा है। जाकर देख कर आ, बात क्या है? मधु जब जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि गांव में पानी की समस्या ने कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी थी।
वहीं ये मुसीबत मधु के लिए भी होने वाली थी, क्योंकि उनकी झोपड़ी जंगल के पास थी और वो कुआं उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सहारा था। मधु अपने घर पर आई और उसने ये सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ, लगता है हम इस गांव में और ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। पहले ही पिताजी के बाद लोगों ने हमें गांव से निकाल दिया था। हमने झोपड़ी में आकर अपना घर बसाया, वो भी जंगल में। लेकिन अब जंगल का वो कुआं भी सूख चुका है माँ। अब हम कहाँ जाएंगे? हे भगवान, मुझ आंधी पर तू इतने कष्ट क्यों कर रहा है? मैं अपनी जवान लड़की को लेकर अब दर बदर भटकना नहीं चाहती। माँ, सभी उस कुएं को रहस्यमय कुआं कहने लगे हैं, क्योंकि वो कुआं अचानक से सूख गया है। जो कुआं हमेशा पानी से भरा रहता था और जिसका पानी अमृत जैसा मीठा था, उसका पानी अचानक रात रात में सूख जाना किसी रहस्य से कम नहीं है। जहाँ माँ बेटी अब आगे क्या होगा ये सोचकर परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ इस खबर ने राजा के महल में भी अब हलचल मचा दी थी। मंत्री ने चिंतित होकर राजा से कहा, राजा जी, अब हम क्या करें? गांव का कुआं सूख गया है। गांव के लोग पानी की वजह से परेशान हो रहे हैं। मंत्री जी, तुम्हें कितनी बार बोला है कि गांव वालों की समस्या हमें मत बताया करो। हमारे पास और भी कई समस्याएं हैं। हमें दूसरे राज्यों से युद्ध लड़ना है और उन गांव को भी अपने अधीन करना है, और तुम पानी की समस्या के लिए परेशान हो। हमें तो पानी की कोई कमी नहीं है ना। महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस कुएं का पानी ही इस महल के लिए लाया जाता था, क्योंकि उस कुएं का पानी सबसे मीठा और साफ था। अगर वो कुआं सूख गया तो महल में भी पानी नहीं आएगा। क्या महल में पानी नहीं आएगा? बिना पानी के हम कैसे रहेंगे? ये धन किस काम आएगा अगर हम ही जीवित ना रहें? अब राजा विक्रम के चेहरे पर पहली बार परेशानी आती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ रानी पार्वती को प्यास लगती है और वो अपनी दासी से कहती है, दासी, हमारे लिए जल की व्यवस्था करो। हमें प्यास लगी है, हमारा गला प्यास से सूख रहा है। महारानी जी, क्षमा करना, जंगल का कुआं अब सूख चुका है और तालाबों में भी पानी नहीं है, इसलिए महल में भी पानी नहीं है। कोई भी दरबारी अभी तक पानी लेकर नहीं आया है। क्या पूरे नगर से पानी खत्म हो गया? आखिर ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? क्षमा करना महारानी जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जिस बात से आप अभी तक अनजान है। आप दासी पार्वती को उस साधु के श्राप के बारे में बताती है। ये सुनकर पार्वती को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही महाराज की सभा में पहुंच जाती है और कहती है, महाराज देखिए, आपके इस लालच और कंजूसी ने क्या कर दिया है। पूरा नगर आपकी वजह से परेशान है। हमें प्यास लगी है, लेकिन पानी पीने के लिए जल की एक बूंद तक नहीं है। महारानी, शांत हो जाइए। हम खुद भी इसी बात से चिंतित हैं। हमें इसका कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा। राजा विक्रम चिंतित थे और रानी पार्वती रोई जा रही थी। मंत्री को भी कुछ सुझाव समझ नहीं आ रहा था। तभी वो साधु फिर से महल में प्रकट होते हैं और कहते हैं, महाराज, बोला था ना कि आपको एक ना एक दिन अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा। क्या करेंगे आप इस सोने चांदी और इतने धन का, जब आप जल के बिना जीवित नहीं रहेंगे? प्रजा तो फिर भी किसी और नगर में जाकर रहने लग जाएगी, लेकिन एक राजा किसी और नगर में जाकर रहेगा तो उसका कितना अपमान होगा। रानी पार्वती साधु की बात सुनकर उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है, साधु महाराज, हम इस नगर की रानी हैं और आपके चरणों में गिरकर आपसे माफी मांगते हैं। हमारे पति के कर्मों की सजा हमें या इस राज्य को मत दीजिए।
हमें क्षमा कर दीजिए। साधु ने हंसते हुए रानी की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता अगर मैं कर सकता। साधु का श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता रानी, और वैसे भी अब मैं जीवित नहीं हूँ। साधु ये बोलता है और तभी वहाँ से गायब हो जाता है। राजा विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है। उनकी आंखों में पहली बार अपनी रानी को किसी साधु के सामने झुकता देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। तुम पूरे नगर में ये ऐलान करवा दो कि अगर कोई भी उस श्राप को खत्म करेगा तो हम उसे मुंह मांगी मुद्राएं और धन देंगे। जी महाराज, जैसा आपका आदेश। अब मंत्री पूरे नगर में ये ऐलान करवा देते हैं। इस बारे में मधु को भी जानकारी मिलती है। मधु ने माया से कहा, माँ, आपको पता है उस कंजूस राजा ने, जिसने कभी किसी की मदद नहीं की, इस पूरे गांव में ऐलान किया है कि कोई भी उस कुएं के श्राप को तोड़ देगा तो वो उसे मुंह मांगा इनाम देगा। हाँ सुना बेटा मैंने। याद है जब गांव वालों ने तेरे पिता पर चोरी का इल्जाम लगाया था तो हम उसी राजा से मदद मांगने के लिए गए थे और उसने हमें दरबार से निकाल दिया था और फिर मुझे तुझे लेकर इस जंगल में रहना पड़ा। माँ, अब वो जख्म बहुत पुराना हो गया है, उसे बढ़ जाने दीजिए। मैं उस श्राप को खत्म करने जाऊंगी। माँ, ये तू कैसी बातें कर रही है बेटी? तू उस श्राप को कैसे खत्म कर पाएगी? तू तो एक मामूली सी लड़की है। माँ, जिसने जीवन में इतने ज्यादा संघर्ष देखे हो कुछ भी कर सकता है। मुझ में बहुत साहस है क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने बिना आंखों के भी मुझे ये दुनिया दिखाई है, सही गलत का फैसला करना सिखाया है और एक माँ होने के नाते कभी हिम्मत नहीं हारी। तो मैं कैसे हिम्मत हार सकती हूँ माँ? एक तरफ जहाँ रानी अपने कक्ष में प्यास से परेशान हो रही थी, तभी महाराज उनके पास बैठे हुए थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा रानी पार्वती, हम पर यकीन करिए। आप पर यकीन ही था महाराज, लेकिन क्या मिला? अब हमारे प्राण जा रहे हैं। हम आपको एक बात बताना चाहती हैं, हम गर्भवती हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना काम आ गई है। राजा विक्रम ये बात सुनते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या रानी पार्वती, आप गर्भवती हैं? ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सोचा था बहुत खुशी से आपको बताएंगे। आपको बताने के लिए ही आए थे कि तभी हमें उस साधु के श्राप के बारे में पता चला। अब आपको एहसास होगा कि अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चे को खोने का गम क्या होता है। ऐसा मत कहिए रानी, हम आपको कुछ नहीं होने दे सकते। हम आपके बिना नहीं रह सकते रानी। तभी दासी के साथ मधु उनके कक्ष में आती है और उनसे कहती है, महाराज, मैं उस रहस्यमयी कुएं के पास जाकर आपकी परेशानी को सुलझाना चाहती हूँ। आप मुझ पर यकीन कीजिए। कैसी बात कर रही हो तुम लड़की? जब बड़े से बड़े पंडित इस समस्या को नहीं सुलझा पा रहे, हमने सब उपाय करके देख लिए, तो तुम क्या कर पाओगी? महाराज, भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन मैं उस रहस्यमयी कुएं के रहस्य को सुलझा कर रहूंगी। लेकिन आपसे एक विनती है। कहो, क्या विनती है तुम्हारी? महाराज, अगर इस गांव की भलाई के लिए मेरे प्राण चले गए तो आप बस एक मेरी अंधी माँ का ध्यान रखना। वो गांव से कुछ ही दूरी पर जंगल में बसी एक झोपड़ी में रहती है। बस मेरी इतनी सी विनती है आपसे। हम तुम्हें वचन देते हैं कि भले ही तुम्हारा परिणाम जो भी हो, लेकिन हम तुम्हारी माँ का ध्यान रखेंगे। गलती हमारी है। अगर हमने पहले ही सब लोगों का ध्यान रखा होता तो शायद ये दिक्कत कभी होती ही नहीं, कभी नहीं होती। अब मधु अकेली उस रहस्यमयी कुएं के पास पहुंच जाती है
और हाथ जोड़कर कुएं से कहती है, मेरा दिल कहता है साधु महाराज कि आप यहीं कहीं पर हैं। अगर आपने सबसे आखिर में इस कुएं को सुखाया है तो जरूर आपके प्राण नहीं गए थे। मुझे दर्शन दीजिए। मधु बार बार यही बात बोलने लगती है। बोलते बोलते उसका गला सूख जाता है। सुबह से रात हो जाती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। तभी अचानक साधु की आत्मा वहाँ पर प्रकट हो जाती है और कहती है, ए लड़की, तू क्यों कर रही है इस गांव के लिए इतना? तेरे साथ तो उस कंजूस राजा ने और गांव के लोगों ने भी बहुत बुरा किया है। तेरे पिता निर्दोष थे, उन पर चोरी का इल्जाम लगाया, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। उसके बाद तुम दोनों माँ बेटी को नगर से निकलवा दिया। अरे तेरे साथ तो ईश्वर ने भी अन्याय किया जो तेरी माँ को अंधा कर दिया। मगर ये गांव मेरा है साधु बाबा। मैं इस गांव के लोगों को परेशान होते हुए कैसे देख सकती हूँ? गांव का क्या है, कई लोग तो दूसरे गांव में पलायन कर चुके हैं। तू भी ये गांव छोड़ दे, वो राजा अपने कर्म खुद भुगतेगा। लेकिन रानी के गर्भ में पल रही उस संतान का क्या? किसी को सजा देने से ज्यादा जरूरी है कि हम उसे सुधार दें। मैं आपसे विनती करती हूँ साधु महाराज कि कृपया करके गांव के ऊपर लगा हुआ वो प्रकोप खत्म कर दीजिए। साधु को मधु की आंखों में सच्चाई नजर आती है और साधु मधु से कहता है, अगर तुम एक सच्ची इंसान हो तो तुम्हें बस एक काम करना होगा। इस रहस्यमयी कुएं में छलांग लगा दो। अगर तुम्हारा मन सच्चा होगा तो तुम अपने आप ही बाहर आ जाओगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें तैरना आता है और तब ये कुआं पानी से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन मैला हुआ तो तुम इस सूखे कुएं में अपने प्राण त्याग दोगी। अभी भी वक्त है, सोच लो, क्या तुम तैयार हो? राजा विक्रम ने उम्र भर मेरी माँ का ख्याल रखने का वादा किया है। मेरे लिए उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है साधु महाराज। अगर मेरा मरना भी किसी के काम आया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मधु बिना सोचे समझे उस रहस्यमयी कुएं में छलांग लगा देती है। देखते ही देखते वो कुआं पानी से भर जाता है और मधु सुरक्षित बाहर आ जाती है। तभी साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक साधु के श्राप में इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे गांव को तड़पा सकता है और राजा का मन बदल सकता है। फिर भी वो भिक्षा इसीलिए मांगता है क्योंकि वो लोभ और लालच से दूर रहना चाहता है। उम्मीद करता हूँ कि राजा विक्रम को अपना पाठ समझ में आ गया होगा। पुत्री, आज मेरी आत्मा को तुम्हारी वजह से मुक्ति मिली। इतना कहकर साधु की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब गांव वाले उठते हैं तो देखते हैं कि गांव की नदियों और तालाबों में फिर से पानी भरा हुआ था। दासी रानी पार्वती के लिए जल लेकर आई और उन्हें पिलाया, जिससे रानी को बहुत सुकून मिला। वहीं मधु वापस अपनी झोपड़ी में पहुंच गई। थोड़ी ही देर में दरबारियों के साथ रानी पार्वती और राजा विक्रम वहां पर पहुंचे। हमें तुम पर गर्व है बेटी कि तुम इस नगर की निवासी हो। तुमने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की मदद की है। आज के बाद तुम और तुम्हारी माँ इस झोपड़ी में नहीं बल्कि हमारे राजमहल में रहोगी। महाराज, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ। कहो मंत्री, तुम क्या कहना चाहते हो? जब ये कन्या इतनी कुशल है तो क्यों ना हम इसे अपने दरबार में शामिल करें।
ये हमें नई योजनाएं बनाने में सहयोग दे सकेगी। राजा विक्रम पहले मंत्री को घूर कर देखते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। माफ करना मंत्री जी, हमने अक्सर तुम्हारी सही सलाह को भी गलत समझा है। तुम्हारी ये सलाह भी बहुत अच्छी है। आज से ये कन्या हमारे दरबार में परामर्श देगी। माया ये सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मधु और माया राज दरबार में रहने लगते हैं। पूरे गांव में मधु की इज्जत बढ़ जाती है और लोगों को समझ आता है कि उसके पिता ने चोरी नहीं की थी। असल में वो चोरी सुलेखा ने की थी, जो उसी गांव में रहती थी। दरबारी तुरंत सुलेखा को पकड़ लेते हैं। अरे अरे छोड़ दो मुझे, माना मैंने चोरी की थी, लेकिन इतने सालों पुरानी सजा आप मुझे क्यों दे रहे हो? छोड़ो मुझे। अब तो मैं बिल्कुल सुधर गई हूँ और अब मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ और मैंने चोरी करना भी छोड़ दिया है। चोरी तो चोरी होती है, उसकी सजा चाहे जब मिले। तुम्हारी वजह से मधु और माया को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसीलिए इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। दरबारी, इसे आजीवन कारावास की सजा दे दो। नहीं महाराज, अगर ये अब सुधर गई है तो इन्हें सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है और मैं अपनी माँ के साथ सुकून से रह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी और बच्चे के सिर से उसकी माँ का साया हटे। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मधु के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। इस प्रकार मधु की समझदारी और हौसले ने पूरे नगर में खुशहाली ला दी और अब सब आनंद से रहने लगे।